हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे सेट 5 2020 और ये है कक्षा 10वीं के विज्ञान का अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर जो कि वर्ष 2020 में पूछा गया। 5वां सेट है उसका और इसमें हम लोग फिजिक्स का पार्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहला प्रश्न है, स्वस्थ आँख का निकट बिंदु होता है। तो निकट बिंदु आप सब जानते हो 25 सेंटीमीटर है, ये इसका ऑप्शन। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो त्रिज्या फोकस का डबल होता है, तो 20 का डबल 40, ये इसका ऑप्शन है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ये यहाँ पे है। और वैद्युत मोटर परिवर्तित करता, तो उसका काम क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। तो आप यहाँ पे देखो, ये है सबसे लास्ट में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। और यही है आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्टों के सॉल्यूशन, यानी किसका कौन सा ऑप्शन सही है, लगा लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है? तो इसका जवाब क्या है? देखिए कि अंतरिक्ष जो नीचे से नीला दिखाई देता है उसका मतलब कारण है प्रकीर्णन। और प्रकीर्णन तभी होता है जब माध्यम की उपस्थिति हो, यानी कोई मीडियम होता है तभी जाकर के प्रकीर्णन संभव है। अब अंतरिक्ष जो होता है वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, वहाँ पे लगभग निर्वात है, तो कह सकते हैं कि वहाँ पे प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन नहीं होता है और इसलिए वहाँ से आकाश काला प्रतीत होता है। एक बार फिर से मतलब जवाब सुनिए कि अंतरिक्ष नीचे से नीला इसलिए दिखता है क्योंकि नीचे की ओर, मतलब जहाँ पे वायुमंडल है, वायु की परतें हैं विभिन्न प्रकार की, वहाँ पे प्रकीर्णन होता है, माध्यम की उपस्थिति है। जबकि अंतरिक्ष यानी ज़्यादा ऊंचाई पर जाने पर वहाँ लगभग निर्वात सा है और उसके बाद जिसके कारण से अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला नजर आता है। अगला प्रश्न है, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण है 30 डिग्री, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे लगाना है, सिंपल है। इसमें एक द्रव है और वायु है, तो क्रांतिक कोण तब बनता है जब डेंसर टू रेयर प्रकाश की किरण चलती है। तो मान लो ये आपका द्रव है और इस साइड है वायु, तो क्रांतिक कोण कहने का मतलब होता है जिस एंगल पर इंसिडेंस हो, मतलब आपतन हो, और ये आर की वैल्यू 90 हो जाए। तो यहाँ पे इंसिडेंस एंगल को सी से लिखते हैं और इसको कहते हैं क्रांतिक कोण। तो यहाँ पे सी की वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री। तो यहाँ पे कहा है कि द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करो। सिंपल है, कैसे लगाते हैं देखो, मान लो कि यहाँ पे द्रव का अपवर्तनांक है वो NW और इस साइड है ये एयर। तो कैसे लगाना रहता है, इसका अपवर्तनांक और इस कोण का साइन, ये अपवर्तनांक और इस कोण का साइन, सिंपल काम खत्म। लिखेंगे NW साइन 30 इक्वल NA साइन 90। NW निकालना है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, एयर का अपवर्तनांक 1 होता है, साइन 90 का मान 1, नीचे से 2 से भाग है, इस साइड गुणा हो जाएगा, तो यहाँ आएगा NW इक्वल 2। और यही है इस प्रश्न का सॉल्यूशन। यानी क्रांतिक कोण की स्थिति में जब क्रांतिक कोण 30 डिग्री होगा तो अपवर्तनांक 2 होगा। अगला प्रश्न है चौथा नहीं है, अगला प्रश्न है दूसरे का तीसरा। दिया 4 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करो। तो दिया है F अवतल लेंस के लिए, दिया है 4 मीटर, तो माइनस में रहेगा, यहाँ क्षमता निकालना है। तो अवतल लेंस की क्षमता होती है 1/f, जब ये F किस में हो, मीटर में। तो यहाँ और ये इक्वल हो जाएगा 1/-4, तो हो जाएगा माइनस में 0.25 डायोप्टर। और यही है आपके क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरे पार्ट का सॉल्यूशन। इसमें केवल क्षमता पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, स्वच्छ किरण आरेख द्वारा एक अवतल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण को प्रदर्शित कीजिए।
जब वस्तु की स्थिति, पहला दिया है दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो, दूसरा दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य हो। तो यहाँ पे देखो हमने एक अवतल दर्पण लिया, इसका पोल P है और यह है उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पे है उसका वक्रता केंद्र, और इस वक्रता केंद्र पर वस्तु स्थित है। तो इसका जो प्रतिबिंब बना है वक्रता केंद्र पर ही बना है, उल्टा और उसी साइज का बना है, वास्तविक बना है। आप इसमें लिख सकते हो कि मतलब प्रतिबिंब कहाँ है, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब है। कैसा है, उल्टा है, वस्तु के आकार का है, वास्तविक है। दूसरा चित्र बनाना था कि दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य हो, तो यहाँ पे है दर्पण का ध्रुव और यह है उसका फोकस, और इसके मध्य में एक वस्तु है AB। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, दर्पण के पीछे। कैसा है, बड़ा है और आभासी है। बस इतना सा लिखना था। इसमें लिखना है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु के आकार का बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। और उसमें लिखना है जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में होगा तो प्रतिबिंब अवतल दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा। यही है क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट वाले पार्ट का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट में ऑप्शनल क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन देखो। लेंस के प्रथम और द्वितीय फोकस को परिभाषित कीजिए। एक वस्तु एक उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से लेंस की फोकस दूरी के 2 गुने दूरी पर स्थित है। उसके प्रतिबिंब निर्माण को किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो पहला पूछा लेंस का प्रथम और द्वितीय फोकस, इसकी परिभाषा देनी है। तो इमेज बना देते हैं पहले। जैसे ये मान लो उत्तल लेंस है, तो प्रथम फोकस कहने का मतलब होता है जिस पॉइंट से चल करके प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसको कहते हैं प्रथम फोकस। ये हो जाएगा। और अवतल लेंस में प्रथम फोकस किधर रहेगा वो देखो। अवतल लेंस में जिस बिंदु की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाती हैं, तो इसको कहेंगे प्रथम फोकस। यानी जब आपको प्रथम फोकस की परिभाषा लिखनी हो तो आप लिखोगे कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर मतलब जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और वही जब अवतल लेंस में लिखोगे तो लिखोगे मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु, कह सकते हो कि जिसकी तरफ चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा आपका प्रथम फोकस। अब बारी आती है द्वितीय फोकस की। तो द्वितीय फोकस कैसे रहता है, द्वितीय फोकस का परिभाषा है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती हैं, या कह सकते हैं कि जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष पर मिलती हैं, उसको कहते हैं हम लोग द्वितीय फोकस। ये है आपका द्वितीय फोकस। और जितना सारा न्यूमेरिकल लगाया जाता है वो सब द्वितीय फोकस पर। सेम अगर आप अवतल लेंस में बनाना चाहो द्वितीय फोकस, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, ये ऐसे चला जाएगा तो ये लगेगा कि पीछे से आ रहा है, ऐसा कहीं से, मतलब ये डॉट डॉट रहेगा, हम डार्क बना देते हैं। और ये है आपका द्वितीय फोकस। यानी कह सकते हैं कि अवतल लेंस का द्वितीय फोकस ऋणात्मक होता है और उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस धनात्मक होता है। और हम लोग जो प्रश्न लगाते हैं, न्यूमेरिकल और आंकिक प्रश्न जो लगाते हैं, उसमें हमेशा द्वितीय फोकस जो हम लोग लिखते हैं फार्मूले में 1/f = 1/v - 1/u, उसमें हम लोग उस द्वितीय फोकस की बात करते हैं, इस प्राथमिक फोकस की बात नहीं करते। अब उसके बाद अगला इसमें दिया है आगे कि उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से लेंस के फोकस दूरी के 2 गुने दूरी पर
स्थित वस्तु का प्रतिबिंब निर्माण दिखाना है कि कैसा होगा। तो एक चित्र हम मिटा देते हैं, जैसे ये वाला मान लो मिटा देते हैं। इसके बाद देखो कि चित्र कैसे बनाना है। ये हो गया प्रकाशिक केंद्र, और ये मान लो इसका फोकस F है, और ये है उसका 2F, और इस साइड भी F और ये 2F। तो प्रश्न में कहा है कि प्रकाशिक केंद्र से फोकस दूरी के 2 गुनी दूरी पर, मतलब यहाँ पे कोई वस्तु रखी है तो इमेज कैसे बनेगा, यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर लाइन जाएगा और उसके बाद वो यहाँ फोकस से बैंड हो जाएगा इस प्रकार से। दूसरी लाइन कहाँ से जानी है, आप चाहो तो सेंटर से बना दो सीधी चली जाएगी, और चाहे तो फोकस से बना दो पैरेलल चली जाएगी। हम सेंटर से बना देते हैं, तो आप देखोगे कि ये चित्र कहाँ आके बनेगा, उसी डबल फोकस पर, और उल्टा बनेगा। तो मान लो ये वस्तु है AB और ये रहेगा A', B'। तो अगर इस पर शब्दों में लिखना तो आप लिख सकते हो कि उत्तल लेंस में प्रकाशिक केंद्र से फोकस दूरी के 2 गुने दूरी पर अगर कोई वस्तु स्थित है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के पीछे मतलब प्रकाशिक केंद्र से फोकस दूरी के 2 गुने दूरी पर उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु के बराबर आकार का बनेगा। बस इतना ही आपको लिखना है। समझ में बात आ रही होगी कि मतलब अगर 2F पर वस्तु रखी है तो उसी आकार का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ 2F दूरी पर बनेगा। और यही है क्वेश्चन नंबर 3 के पहले के ऑप्शनल का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, घरों की वायरिंग के परिपथ में फ्यूज का क्या महत्व है, आवश्यक परिपथ आरेख बनाकर समझाइए। तो यहाँ बात फ्यूज की है। फ्यूज कहने का मतलब होता है कि किसी भी परिपथ में कोई ऐसा वायर लगाना जिसका गलनांक कम हो, या कोई ऐसा पदार्थ लगाना जिसका गलनांक कम हो, और जब परिपथ में कहीं भी कोई त्रुटि उत्पन्न हो, कोई शॉर्ट सर्किट हो, तो फ्यूज वहाँ से गल के कट जाता है। कुछ ऐसा मतलब कह सकते हैं कि अगर हम लोग घरेलू परिपथ की डिजाइनिंग करें तो जैसे मान लो कि कोई वायर जा रहा है, जैसे किसी पोल वगैरह से, ये उसका संकेत बना देते हैं। तो यहाँ रास्ते में आप फ्यूज लगा सकते हैं। जैसे मान लो कि आपको कोई बल्ब चलाना है, और ऐसे इस बल्ब की जगह पर मतलब आप अपना पूरा सर्किट समझ सकते हो, यानी पूरी परिपथ, जैसे पंखा है, AC, फ्रिज, कूलर वगैरह, मतलब इस प्रकार से। तो यहाँ पे मतलब रहता है आपका फ्यूज। तो इसमें होता क्या है वास्तव में, ये इस प्रकार से आप धारा की दिशा भी दिखा सकते हो। तो होता क्या है कि जो अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि फ्यूज का क्या महत्व है, तो सबसे पहली बात ये देखो कि फ्यूज क्या होता है। फ्यूज का मतलब होता है कोई ऐसा वायर जिसका गलनांक कम हो, उसको मतलब जो मेंस होते हैं, यानी जिसमें हाई वोल्टेज होता है, उसमें इस वायर को मतलब लगा देते हैं। जैसे मान लो एक वायर है, यहाँ ख़त्म हो तो इतनी दूर तक फ्यूज लगा दिया दूसरा वायर, और यहाँ से फिर से शुरू कर दिया। तो अब इसमें क्या होता है कि अगर मान लो कहीं पर सर्किट में कोई अवरोध उत्पन्न होगा तो ये फ्यूज यहाँ से गल के कट जाएगा और विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाएगा। बस सिंपल सी इतनी बात है। तो यहाँ पे लिखा है कि फ्यूज का क्या महत्व है, तो लिखेंगे फ्यूज के कारण से मतलब वैद्युत क्षति होने की संभावना कम हो जाती है, या वैद्युत के कारण जो क्षति होती है वो कम हो जाती है। और इसके बाद कहा था कि आवश्यक परिपथ आरेख बनाकर समझाइए। तो इस प्रकार से आप चित्र बना सकते हो और भी अपने हिसाब से डिजाइनिंग कर सकते हो। उसके बाद अगला यहाँ पे है कि 1500 वाट सामर्थ्य वाले एक विद्युत हीटर को 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। ज्ञात कीजिए हीटर में प्रवाहित धारा, मतलब बहुत सारा कुछ निकालना। इसमें दिया हुआ सामर्थ्य P इक्वल दिया है 1500 वाट, और उसके बाद वोल्टेज दिया है यानी विभव या विभवांतर, जो मर्जी वो कहो आप, वो दिया 250 वोल्ट। निकालना धारा पहला चीज़।
तो आई इक्वल होता वी बाई आई निकालना है तो पहले यहाँ फार्मूला लगा लेते हैं। P इक्वल होता वी आई, तो यहाँ से I इक्वल हो जाएगा P बाई वी। P की वैल्यू है 1500 और इसका इतना 0 से 0 कट जाएगा, 6 बार में ख़त्म। तो I इक्वल हो जाएगा 6 एम्पियर। और इसके बाद पूछा है हीटर के तार का प्रतिरोध, तो R इक्वल होता V अपान आई। V का मतलब है 250 और I का मान आया 6, बराबर कितना हो जाएगा ये, पहले 2 से काट देते हैं तो हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो आएगा कितना, यहाँ आएगा 125 और नीचे 3, इतना ओम। दशमलव में नहीं लेके जाएंगे क्योंकि दशमलव में ले जाएंगे थोड़ा गलती होने का चांस रह जाता है, इसलिए इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। और यही है आपके क्वेश्चन नंबर 3 के खा का उत्तर, और उसके बाद जो उसका ऑप्शनल है उसका भी उत्तर लगा लीजिए आप इसको। क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के सिद्धांत, संरचना और कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा आपके ही बुक में। और उसके बाद ये ऑप्शनल वाला जो कि न्यूमेरिकल है ये हम लगा देते हैं। यहाँ पे दिया निम्नांकित परिपथ में प्रतिरोध 10 वोल्ट की एक आदर्श बैटरी से जुड़ा है, ज्ञात कीजिए ए और बी के मध्य प्रतिरोध, परिपथ में धारा, ए और बी के मध्य विभवांतर। तो ये प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल। आदर्श बैटरी कहने का मतलब है इसका खुद का कोई प्रतिरोध नहीं है। तो यहाँ से मान लो आई करंट निकल रहा है इस प्रकार से। तो अब पहले यहाँ पे देखो ये 4 और ये 2, ये दोनों श्रेणी में, फिर यहाँ से 2 और 1 यहाँ श्रेणी में। तो पहले नंबर डाल देते हैं, R1, R2, R3, R4 और R5 इस प्रकार से। तो पहले कुल प्रतिरोध निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे R1, R2 श्रेणी क्रम में है, तो यहाँ से R12 की वैल्यू कितनी होगी, R1 प्लस R2 यानी 4 + 2 = 6 ओम। ऐसे ही लिखेंगे R3 4 लिखेंगे इसी प्रकार, मतलब वो भी श्रेणी में है। तो इसी प्रकार लिखेंगे, ये हो जाएगा R3 + R4 यानी 2 + 1 = हो जाएगा 3 ओम। तो अब ये जो मिलके हो जाएंगे ये पैरेलल हो जाएंगे, लिखेंगे इसलिए R12, R34 समांतर क्रम में है। तो जब समांतर क्रम में होंगे तो इन लोग को मिला के जो बनेगा R1 2 3 4 हो जाएगा 1/R12 + 1/R34 यानी 1/6 + 1/3। तो हो जाएगा ये 1 + 2/6, क्योंकि इसको 6 बनाने के लिए 2 से गुणा होगा। ये हो गया 3/6 = मतलब 1/2। तो यहाँ से R1 2 3 4 = हो जाएगा 2 ओम। अब उसके बाद ये जो चारों का सेटअप आएगा उसके साथ ये जो है आपका 3 ओम, ये है किसमें, श्रेणी में। तो यहाँ पे लिखेंगे कि R1 2 3 4, R5 श्रेणी क्रम में है। तो जो अब R इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा R1 2 3 4 + R5 यानी 2 + 3 = आएगा 5 ओम। और उसके बाद अब जो प्रश्न पूछा गया था उसका जवाब देखो। पहला प्रश्न पूछा था ए और बी के मध्य प्रतिरोध। तो ए और बी के मध्य में जो कुल प्रतिरोध थे 1 2 3 4, तो वो पूरा मिला के कितना आया, 2 ओम। तो यहाँ लिखेंगे ए और बी के मध्य प्रतिरोध 2 ओम है, एक का सलूशन। दूसरा पूछा परिपथ में धारा, तो I बराबर हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट। V का मान है 10, कुल आया 5, बराबर हो जाएगा 2
एम्पियर। ये इसका सॉल्यूशन। फिर पूछा गया ए और बी के बीच विभवांतर, तो वो कैसे निकलेगा? सिंपल है, यहाँ का अगर आपको वोल्टेज निकालना है तो यहाँ का आर लेना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, कहाँ लगा दें, ये ऊपर यहीं लिख के लगा देते हैं। लिखेंगे ए तथा बी के मध्य विभवांतर वी बराबर वी ए बी बराबर हो जाएगा, मतलब इस पूरे में कुल कितना करंट मिला के आ रहा है, 2 एम्पियर। और पूरा कितने ओम का है, ये 2 ओम का कुल है, तो हो जाएगा 2 × 2 बराबर 4 वोल्ट। चाहे ऐसे निकाल लो, चाहे यहाँ से आप निकाल सकते हो कि ये 3 ओम का, 2 3 6 वोल्ट यहाँ ख़त्म हो जाएगा। तो 10 वोल्ट का था, उसमें से 6 निकल के 4 वोल्ट बचेगा। और यही है आपके क्वेश्चन नंबर 4 के इस ऑप्शनल प्रश्न का जवाब। तो मेरे ख्याल से आपको आज का सारा प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न होगा, कोई सलाह सुझाव होगा, तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग अगले पार्ट और अगले सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए। खुदा हाफिज़।